नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। तो शुरू हो गया है ऐलाने जंग। ऐलाने जंग का मतलब आपको पता है, सियासी खबरों का बुलेटिन, यानी जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां की कोई खबर आपसे नहीं छूटेगी अगर आपने ये पूरा बुलेटिन देख लिया। और ये देखिए मेरे पीछे क्या लिखा हुआ है, सत्ता के चक्रव्यूह की चाणक्य नीति। और बैकड्रॉप में आप देख रहे हैं अमित शाह को। सीधे तौर पर आप समझ गए होंगे कि बात अमित शाह की होने वाली है, और क्यों होने वाली है वो भी जरा समझिए। आज इसकी क्या प्रासंगिकता है। माहौल चुनावी है और इसीलिए शाह नीति तैयार हो रही है राजस्थान के लिए। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर पहुंचने वाले हैं। मकसद राजस्थान में सत्ता बदलने के रिवाज को कायम रखने के लिए बिसात बिछाने की है, और माना यह जा रहा है कि एमपी वाला फॉर्मूला राजस्थान में भी लागू हो सकता है। गुलाबी नगरी में इस भव्य आदर सत्कार के लिए मैं राजस्थान की जनता को नमन करता हूं। राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति पाने का बिगुल फूंक दिया है। राजस्थान में अब परिवर्तन होके रहेगा। मोदी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। स्वागत है भाई, स्वागत है। राजस्थान के अलग अलग इलाकों में करीब 20 दिन तक चली परिवर्तन संकल्प यात्रा का समापन हो चुका है। वंदे मातरम मातरम। 25 सितंबर को जयपुर में बड़ी रैली करके पीएम मोदी बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार का प्रचंड आरंभ कर चुके हैं। मोदी। अब राजस्थान विजय के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन का दौर शुरू होने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर में भाजपा कोर ग्रुप के साथ बैठक कर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा करेंगे। इस बैठक में चुनावी तैयारियों की समीक्षा होगी, साथ ही आगे की रणनीति पर भी बात होगी। भारतीय जनता पार्टी का प्लान है कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी सांसदों को चुनावी अखाड़े में उतारा जाए। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 24 सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक आज की बैठक के बाद दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और फिर उसमें उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। राजस्थान में जब हम चुनाव के जो टिकट के बारे में हम जब सभा में बैठक करेंगे तब इसका चर्चा होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड अगर किसी व्यक्ति के लिए या कुछ व्यक्तियों के लिए तय करेगा कि उनको विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, उनकी उपयोगिता वहाँ ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से लड़ना होगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड यह तय करेगा कि कुछ मंत्रियों को अभी मंत्री से हट करके और उनको जो है संगठन में काम करना चाहिए, तो वो सब लोग मिल करके करेंगे। संगठन के ऊपर शीर्ष पर बैठे हुए लोग जो तय करेंगे, जिसके लिए जो भूमिका का तय करेंगे, उस भूमिका पे सभी लोग काम करेंगे। दिल्ली के पावर कॉरिडोर में जो चर्चा है उसके मुताबिक बीजेपी आधा दर्जन सांसदों को राजस्थान के चुनावी मैदान में उतारेगी। जिन नामों को लेकर अभी से अटकलों का बाजार गर्म है उनमें केंद्रीय मंत्री और जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री बाड़मेर के सांसद कैलाश चौधरी, लोकसभा के स्पीकर कोटा के सांसद ओम बिरला, सीकर के सांसद सुमेधानंद सरस्वती, जयपुर ग्रामीण के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर, राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी अब तक 80 नामों का ऐलान कर चुकी है, जिनमें 3 केंद्रीय मंत्री सहित 7 सांसद हैं। सांसदों का नाम अलग अलग इलाकों में उपयोग कर पार्टी उन इलाकों में फायदा उठाना चाहती है। साथ ही साथ पार्टी अब राजस्थान में भी इसी फॉर्मूले को अपनाने की रणनीति पर आगे बढ़ चुकी है। राजस्थान की सियासत थोड़ी अलग इसलिए है क्योंकि बीजेपी यहां अभी विपक्ष में है। पार्टी किसी एक चेहरे की बदौलत चुनाव में आगे बढ़ नहीं रही। वसुंधरा राजे जैसे पुराने चेहरे इस बार बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं हैं। याद रखना 2008-13 के अंदर राजस्थान के अंदर ये सरकार आई अशोक गहलोत की, तो उसके बाद हमारा विकास सब ठप हुआ। उसके बाद आपने हमको 163 सीट दी। हमारी सरकार ने एक नए आयाम छुए, वो आप लोगों की वजह से, जिसके अंदर हम लोगों ने मिलकर हमारे
प्रदेश की तकदीर को बदलने का काम किया। पार्टी की कोशिश ये कि मोदी के नाम और कमल के निशान की बदौलत चुनावी अखाड़े में उतरा जाए और जो भी गुटबाजी अंदरूनी तौर पर है उससे चुनाव को दूर रखा जाए। माना जा रहा है बड़े चेहरों खासकर सांसदों को उतारकर पार्टी गुटबाजी खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी को उतारकर राजस्थान के मारवाड़ रीजन, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और किरोड़ी लाल मीणा के जरिए ढूंढाड़ रीजन, ओम बिरला के जरिए हड़ौती रीजन, सुमेधानंद के जरिए शेखावटी रीजन के वोटर्स को साधने की कोशिश बीजेपी कर सकती है। गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ राजपूत जाति से हैं। राज्य में राजपूत वोट प्रभावी संख्या में हैं। कैलाश चौधरी और सुमेधानंद सरस्वती जाट समाज से हैं, जबकि ओम बिरला वैश्य और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एसटी समाज से हैं। जिन 6 लोगों के नामों की चर्चा है उनमें से कैलाश चौधरी, किरोड़ी लाल मीणा और ओम बिरला विधायक भी रह चुके हैं। आपके मन में सवाल होगा कि बीजेपी सांसदों को उतारने की रणनीति क्यों बना रही है और क्यों मोदी के चेहरे पर ही प्रदेश में आगे बढ़ रही है। तो इसका जवाब जानने के लिए पहले एबीपी न्यूज और सी वोटर के आंकड़ों को देखिए। 27 जुलाई को सी वोटर ने राजस्थान का सर्वे किया, जिसमें बीजेपी को 109 से 119, कांग्रेस को 78 से 88 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया। मतलब ये कि बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार कर रही है। और ये चुनावी सर्वे का मूड राजस्थान की जमीन पर साफ साफ दिख रहा है। पिछले दिनों एबीपी न्यूज के रिपोर्टर रविकांत ने वंदे भारत ट्रेन में सफर कर राजस्थान के वोटर से बात की। खुशी है हमें और हम चाहते हैं मोदी जी को थैंक यू सो मच कहना चाहते हैं और हम आपके साथ हैं और आप इसी तरह से अपने देश का, हमारे देश का विकास करते रहिए। थैंक यू। किस बात का गहलोत जी को वोट देंगे? गहलोत के मतलब राज्य में तो हमारी महिलाएं बहुत त्रस्त हैं, आपराधिक मामले में नंबर 1 है। गहलोत को तो कोई भी वोट नहीं देने वाला है। ऐसे में पार्टी का नेतृत्व ये रिस्क लेने की स्थिति में बिल्कुल नहीं कि आपसी गुटबाजी की वजह से चुनाव में नुकसान उठाना पड़े। इसीलिए मोदी के चेहरे और बड़े नेताओं को चुनावी अखाड़े में उतारकर सत्ता का समीकरण सेट करने की तैयारी है। मोदी, 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 मोदी। ये रिपोर्ट आपने देखी। अब हम आपको जरा समीकरण समझाते हैं कि आखिर यहाँ का समीकरण क्या है। अगर जातीय समीकरण की बात की जाए तो तमाम आंकड़े जरा आप देखिए मेरे पीछे। राजस्थान का जातीय समीकरण जो है वो जातीय गणित ओबीसी 40%, इसके अलावा सवर्णों की बात की जाए 19%, एससी 18% है और एसटी आबादी 14% है और मुस्लिमों की बात की जाए तो 9%। ये तो जातीय गणित हुआ राजस्थान का। इससे भी बहुत कुछ आप समझ गए होंगे। अब आप देखिए पावरफुल जातियों की बात की जाए, जाट 10%, बहुत ही महत्वपूर्ण, मीणा 7%, इसके अलावा राजपूत 6% और गुर्जरों की बात की जाए तो 5% हैं और बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालने वाले ये हैं, यानी बहुत पावरफुल कास्ट। ये जो सारा समीकरण हमने आपको दिखाया राजस्थान से ही एक और बड़ी खबर मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। दरअसल तमाम हलचलें जारी हैं और इस बीच राजस्थान के चुनावी संग्राम में भाईजान ने भी ताल ठोकने का प्लान ऐलान कर दिया है। भाईजान का मतलब ओवैसी की बात हो रही है। ओवैसी की पार्टी ने ऐलान किया है कि वो राजस्थान में चुनाव लड़ेगी। सवाल यह है भाईजान के लड़ने से किसे फायदा होगा और किसे नुकसान। जुनैद नसीर के घर को राजस्थान में कौन मिलने जाता है? कांग्रेस का अशोक गहलोत नहीं, असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से जाकर मुलाकात करता है। करीब 6 महीने पुरानी घटना को पिछले हफ्ते कुछ इस अंदाज में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बयां किया था। जुबां पर नाम अशोक गहलोत का था और निशाने पर थी कांग्रेस। और हफ्ते भर बाद यानी कल राजस्थान में ओवैसी ने अपनी सियासी पतंग लड़ाने का ऐलान कर दिया। राजस्थान में भी इलेक्शन होगा, वहां पर भी हम उम्मीदवार खड़ा करने जा रहे हैं। उनकी कामयाबी के लिए भी आप दुआ फरमाइए। राजस्थान में चुनाव लड़ने का आधिकारिक ऐलान भले ही ओवैसी ने कल हैदराबाद से किया हो, लेकिन राजस्थान में उनका भ्रमण महीनों से चल रहा है।
जयपुर से लेकर नवलगढ़ और फतेहपुर तक में वो अपनी जनसभाओं में भीड़ इकट्ठा कर ताकत भी दिखा रहे हैं और मुस्लिमों के मुद्दे भी जमकर उछाल रहे हैं। जुनैद हो, नसीर हो, इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनकी माली इमदाद करेगी, उनकी बेवाओं के अकाउंट में मजलिस माली इमदाद करेगी। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हम उन खानदानों के साथ थे और है और रहेंगे। राजस्थान के चुनाव में ओवैसी की एंट्री के बाद सवाल सियासी नफे नुकसान का हो रहा है कि आखिर मुस्लिम वोटर्स किस पर भरोसा दिखाएगा। ये तस्वीर करीब 6 महीने पुरानी है जब कांग्रेस नेता सचिन पायलट की विधानसभा टोंक में ओवैसी ने हुंकार भरी थी। टोंक मुस्लिम बाहुल्य सीट मानी जाती है और राजस्थान में करीब 40 सीटें ऐसी हैं जिन पर मुस्लिम वोटरों का अच्छा खासा असर है। 35 से 40 सीटों में हम लोग राजस्थान में चुनाव लड़ने वाले हैं इस बार। हमारी पूरी कोशिश, हम जहां से भी लड़ेंगे पूरी मजबूती से लड़ेंगे और हम लोग कहीं चुनाव किसी को हराने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हमें हमारी लीडरशिप यहाँ खड़ी करनी है। पहला चुनाव है, पूरी मेहनत से लड़ेंगे, इंशाल्लाह देखते हैं जीतेंगे भी। जिन 40 सीटों पर AIMIM की नजर है उनमें टोंक सिटी, मेवात की कामा, किशनगढ़ बास की तिजारा, शेखावटी की सीकर, जयपुर की हवा महल, किशनपोल, आदर्श नगर, कोटा उत्तर और सवाई माधोपुर की सीट शामिल है। राजस्थान की जिन 40 मुस्लिम प्रभावित सीटों पर ओवैसी का फोकस है उनका मौजूदा समीकरण कांग्रेस के पक्ष में है। पिछले विधानसभा चुनाव में 29 सीट कांग्रेस को मिली थी, 7 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और 4 सीट अन्य को मिली थी। आंकड़े साफ साफ गवाही दे रहे हैं कि राजस्थान में मुस्लिम बहुल इलाकों में कांग्रेस को वोट जमकर मिला था और अब अगर मुस्लिम वोटरों ने ओवैसी पर भरोसा दिखाया तो सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस को होगा। लेकिन कांग्रेस AIMIM की संभावित चुनौती को नकार रही है। हमारा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ है, सीधा मुकाबला है और कभी तीसरी पार्टी के लिए राजस्थान में जगह रही नहीं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहता है। बहुत सारे स्टेट्स हमने देखे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी अपने एलाइज से B टीम को, C टीम को, D टीम को भेज करके वोट काटने का काम करते हैं। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ, यहाँ किसी के वोट काटने से कटने वाला नहीं है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के आरोप को नकार रही है और ओवैसी और कांग्रेस के विचारों के तार जोड़ रही है। हमारी सोच तो उसके साथ कहीं मिलती नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सोच ओवैसी की सोच के साथ मिलती है, इसलिए हमारी और उसकी समानता कभी हो नहीं सकती। हम राजस्थान में बेहद मजबूत स्थिति में हैं और राजस्थान में हम अपने अकेले दम पर, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, अपने विचार के दम पर और अपनी ताकत के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं और राजस्थान में 170+ सीटें हम जीतने वाले हैं। राजस्थान में बारी बारी से कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी के पास सत्ता का रिवाज रहा है, लेकिन क्या ओवैसी की एंट्री से राजस्थान के समीकरण बदलेंगे? फिलहाल सस्पेंस बरकरार है क्योंकि बिहार, महाराष्ट्र में कमाल दिखा चुके ओवैसी को पश्चिम बंगाल और यूपी में झटका लगा था। अभी एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि दिल्ली से खबर है, सीएम आवास के रेनोवेशन से जुड़ी हुई सीएम आवास मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। सबूत मिलने पर केस भी दर्ज कर सकती है सीबीआई। दिल्ली PWD से दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया है। सीबीआई ने दरअसल 3 अक्टूबर तक ये दस्तावेज मांगे हैं। रेनोवेशन में वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है सीबीआई। तो क्या मुख्यमंत्री केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? बड़ा सवाल ये। सीबीआई जांच पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। कहा यह गया है कि बीजेपी जितनी चाहे जांच करा ले, पहले भी कुछ नहीं मिला, अब भी नहीं मिलेगा। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया जाहिर की गई है। हमारे साथ वरुण जैन इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वरुण, क्या और पता चल पा रहा है? क्या ये जांच जो शुरू हुई है, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं आने वाले दिनों में? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आने वाले समय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिक्कतें बढ़ सकती है क्योंकि सीबीआई ने जो अपनी प्रारंभिक जांच है वो शुरू कर दी है। दरअसल जो सिविल लाइन से तो उनका सरकारी आवास है उसका नवीनीकरण किया गया था और उसी में आरोप है कि मरम्मत में फिजूल खर्ची हुई, वित्तीय अनियमितताएं हैं वो बरती गई और उसी को लेकर जो जांच के आदेश है वो दिए गए हैं। PWD डिपार्टमेंट से सीबीआई के अधिकारियों ने इस नवीनीकरण को लेकर जो सभी दस्तावेज है वो मांगे हैं कि किस तरीके से किसकी तरफ से ये आदेश दिए गए थे नवीनीकरण के,
क्या क्या इसके अंदर खर्चा हुआ, कितना इसका पूरा बजट था, उससे संबंधित जितने भी दस्तावेज है वो पीडब्ल्यूडी से फिलहाल सीबीआई की तरफ से मांगे गए हैं और जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है वो शुरू हो गई है। अगर किसी भी तरह के जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि इसमें एविडेंसेस मिलते हैं कि अनियमितताएं बरती गई, फिजिंग खर्ची गई, तो खर्ची की गई, तो उसमें मतलब वरुण, अब तक तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जारी थे इस मामले में, लेकिन अब जांच एजेंसी ने भी बाकायदा जांच शुरू कर दी है। शुक्रिया वरुण जैन इस पूरी जानकारी के लिए आपका। बीजेपी में नई आफत, एमपी मॉडल पर महाभारत। कहां तो चर्चा है कि अब मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी बीजेपी सांसदों को चुनाव लड़ा सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश में सांसदों को टिकट देने का मामला गर्मा गया है। सीधी की सांसद को मौजूदा विधायक का टिकट काटकर उम्मीदवार बनाया गया तो विधायक जी बागी हो गए। उज्जैन में तो कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए। इंदौर से टिकट मिलने पर कैलाश विजयवर्गीय भी खुश नहीं। बवाल ही बवाल है, सवाल ही सवाल है। देखिए, कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं, 1% भी इच्छा नहीं। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए। अब क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय टिकट मिलने से खुश नहीं है? क्या प्रहलाद पटेल को टिकट मिलने का नरसिंहपुर के विधायक जालिम सिंह भजन गाकर विरोध कर रहे हैं? कि कोई न कोई षड्यंत्र हुआ और कोई न कोई अन्य परिस्थितियों से प्रभावित होकर के, अन्य कारणों से प्रभावित होकर के मेरा टिकट काटा गया है। क्या सांसद रीति पाठक को टिकट मिलने के बाद सीधी की सीट पर बगावत की स्थिति बन गई है? कहां तो ये बात कही जा रही थी कि बीजेपी ने 7 सांसद और 1 केंद्रीय मंत्री को चुनावी अखाड़े में उतारकर मध्य प्रदेश का सियासी किला दुरुस्त करने की कोशिश की, लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते कि किला दरकने लगा, बगावत की सुगबुगाहट होने लगी। सबसे पहले बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय का वो बयान जो मंगलवार की शाम से ही वायरल है। मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं, 1% भी इच्छा नहीं। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाएंगे तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान ये बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से, इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ऐसा प्लान भी बन गया था। पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती वही होता है। अब मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार हूँ, सच कह रहा हूँ मैं। मंगलवार को कैलाश विजयवर्गीय ने गणेश मंदिर में पूजा कर अपना प्रचार शुरू किया और उसी प्रचार के दौरान उन्होंने जो कहा वो वायरल हो गया। पार्टी ने कैलाश को इंदौर 1 सीट से टिकट दिया है। इस सीट को बीजेपी लगातार 2003 से जीत रही थी, लेकिन 2018 के चुनाव में कांग्रेस के संजय शुक्ला ने बीजेपी के सुदर्शन गुप्ता को 8000 वोटों से हरा दिया। पार्टी ने हारी हुई सीट को जीतने की जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय को थमा दी। तो मेरे को भी आश्चर्य हुआ। लेकिन दर्द सिर्फ यही नहीं। इंदौर की दूसरी सीट से कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश अभी विधायक हैं, लेकिन पिता को टिकट मिलने के बाद बेटे का सियासी भविष्य क्या होगा, इसको लेकर सस्पेंस है। ये वही आकाश विजयवर्गीय हैं जो 2019 में बल्ला कांड को लेकर विवादों में फंसे थे। कैलाश खुद 2008 से 2018 तक विधायक रह चुके हैं। इसके बाद राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हुए, लेकिन पार्टी ने उन्हें फिर से प्रदेश की राजनीति में वापस भेज दिया है। मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा कैलाश विजयवर्गीय के वायरल हो रहे बयान को हास परिहास का विषय बताकर मामले को हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष BD शर्मा भी डैमेज कंट्रोल में लगे हैं। चाहने वाली कोई बात ही नहीं है। मैंने जैसा कहा कि हम सबके अंदर पार्टी का भाव है। दूसरा, मैंने आपका वो उनका वर्जन वो सुना है, वो व्यंग हास प्रयास को आप वर्जन में मत लो, और हम सब कार्यकर्ता है। नहीं, कैलाश जी ने ये नहीं कहा। कैलाश जी ने कहा कि मैं तो काम में लगा था, मेरे मन के था कि ऐतिहासिक बहुमत की सरकार बनानी है और सरकार बनाने के लिए दिन रात एक करना है, उन्होंने ये कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। और देखिए, संगठन में हमारा नेतृत्व
जो निर्णय देता है या जो काम देता है वो सोच समझ करके संगठन निर्णय करता है। संगठन का निर्णय सर्वधार्य है। मध्य प्रदेश की सीधी सीट से सांसद रीति पाठक को टिकट मिला। इस सीट पर पेशाब कांड की वजह से विवादों में घिरे 4 बार के मौजूदा विधायक केदार शुक्ला का टिकट कट चुका है। केदार शुक्ला 1 अक्टूबर तक समर्थकों से बात करेंगे और फिर आगे का फैसला लेंगे। मैंने उनके आक्रोश को भाप के मैंने लोगों से निवेदन किया कि आप सब लोग ठंडे दिमाग से सोचिए। 1 अक्टूबर तक सब लोग सोच के हमको अपना फैसला बता दीजिए। अर्थात 1 सप्ताह का समय मैंने लोगों से मांगा है और 1 अक्टूबर तक जब लोगों का फैसला आ जाएगा तब 2 अक्टूबर को उसमें निर्णय लेने में मुझे सहूलियत होगी। उधर उज्जैन की नागदा खाचरोद सीट पर बीजेपी के घोषित उम्मीदवार का विरोध शुरू हो गया है। पूर्व विधायक दिलीप शेखावत यहां से दावेदार थे, लेकिन उनकी जगह तेज बहादुर सिंह को टिकट दिया गया। विरोध में स्थानीय नेताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। समर्थकों के बीच खुद दिलीप शेखावत भावुक भी हो गए। जिन 3 विधायकों का बीजेपी ने टिकट काटा उसमें एक नाम जालिम सिंह का भी है, जो नरसिंहपुर से विधायक हैं। जालिम सिंह की जगह पार्टी ने उनके भाई केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को उतारा है। जालिम कह रहे हैं कि चुनाव में भाई की मदद करेंगे। मैं पार्टी से निवेदन करूंगा कि क्योंकि मेरे भाई चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा से, तो निवेदन करेंगे मुझे न लड़ाया जाए। इस चुनाव में आपकी क्या भूमिका रहेगी? मेरी पूरी भूमिका है। जनता ने इतना भरपूर आशीर्वाद दिया, आगे भी उनकी सेवा करेंगे। सेवा का तो सतत संकल्प है, सेवा का जीवन भर जब मरते तक, और पूरी सेवा का राजनीति सेवा के लिए है, सेवा करते रहेंगे। बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद पर कांग्रेस के नेता मजे ले रहे हैं। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं मोदी अमित शाह डरे हुए हैं और बड़े बड़ों के टिकट कट सकते हैं। ये घबराहट का प्रमाण है, एक सूचक है कि मोदी जी घबराए हुए हैं, अमित शाह जी घबराए हुए हैं। और मैंने आज, मुझे कुछ लोगों ने फ़ोन किया कि वो प्रयोग जो गुजरात में किया था कि सारे मिनिस्टर सबके टिकट काट दिए, वो यहाँ भी प्रयोग हो सकता है। इसका मतलब ये होगा कि मुख्यमंत्री से लेकर जितने मंत्री हैं सबके टिकट भी कर सकते हैं भाजपा के। हालांकि बीजेपी की ओर से यही सफाई दी जा रही है कि जो विरोध हो रहा है वो छोटा मोटा विरोध है। देखिए, इतना बड़ा परिवार है, इतनी बड़ी पार्टी है, इतने एक जगह पर एक जैसे कई सारे उम्मीदवार होते हैं तो छुटपुट बातें चलती, लेकिन अंततः हम उसको हमारे परिवार में आपसी बैठकर उसको संतोष का और समाधान कर लेते हैं। और इसलिए ये कोई खास बात नहीं। हमेशा ही जब टिकट वितरण होता है तो होता ही है, महत्वाकांक्षा भी होती है आदमी की, उसकी इच्छा भी होती है, आकांक्षा भी होती है। बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 7 सांसदों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। कोशिश ये है कि इन बड़े चेहरों के जरिए इनके आसपास के इलाके की सीटों को साधा जाए, लेकिन जिस तरह से हलचल देखने को मिल रही है उसमें कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। मध्य प्रदेश बीजेपी ने 230 में से अभी सिर्फ 78 सीटों का ऐलान किया है, मगर जगह जगह असंतोष की खबरें आने लगी हैं। जिन वरिष्ठ लोगों को मैदान में विधायकी के लिए उतारा है वो भी बहुत अनमने ढंग से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय का बयान इसका बड़ा उदाहरण है। इससे साफ है कि बीजेपी में फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कैमरामैन होमेंद्र देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, भोपाल। तो जिस तरीके से लोग बागी हो रहे हैं, सवाल तो यह भी खड़ा हो गया है कि जो केंद्र में राजनीति कर रहे थे वैसे चेहरों पर दांव लगाना कहीं बीजेपी को भारी ना पड़ जाए। मध्य प्रदेश में बीजेपी उम्मीदवारों की 3 लिस्ट जारी कर चुकी है। कई नामों पर घमासान है, लेकिन पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए नेताओं की फौज उतार दी है। देश के अलग अलग इलाकों से बीजेपी नेता मध्य प्रदेश पहुंचे और चुनाव की कमान संभालने में जुट गए। ब्रजेश राजपूत की यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, चुनाव सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं की ये फौज भोपाल में मौजूद है। भोपाल में चल रही बीजेपी की ये बैठक खास है क्योंकि इस बैठक में शामिल बीजेपी कार्यकर्ता देश के अलग अलग राज्यों से आए हैं और इसीलिए इस जमघट को प्रवासी कार्यकर्ता बैठक नाम दिया गया। मैंने कभी
मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के लोगों को बुलाया गया है। सारे बड़े लोग हैं और सब यहाँ आए हुए हैं। ये सबको जिलों और संभागों में भेजा जाएगा। ये सारे बड़े नेता हैं, इसमें सुशील मोदी भी हैं, हार्दिक पटेल भी हैं और ये सारे इन लोगों को यहाँ जिम्मेदारी दी गई है। इसमें ब्रजेश पाठक भी हैं उत्तर प्रदेश के। ये सब लोग जाएंगे अलग अलग इलाकों में, जाके अपने मध्य प्रदेश में जो सीटें हैं उन पर जो तैयारियां चल रही हैं उनका विश्लेषण करेंगे। उनको कैसी सीटें जीती जाए इसकी कोशिश की जाएगी। मध्य प्रदेश में जीत का परचम लहराने के लिए बीजेपी कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं और चुनाव प्रबंधन में कोई कमी न रह जाए, इसीलिए दिग्गज कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिलों और संभाग में डिप्लॉय किया जा रहा है, जिसमें यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, बिहार से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी, गुजरात से विधायक हार्दिक पटेल मौजूद हैं। ये सभी नेता और कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में जिला प्रभारियों से चर्चा कर जमीनी हकीकत का जायजा लेंगे और बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति को धार देंगे। ये वो सभी कार्यकर्ता हैं कि जो मध्य प्रदेश के चुनाव में अपनी योग्यता और उनका अनुभव है उसका भरपूर उपयोग मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ ताकत देने के लिए वो अपनी भूमिका निभाएंगे और हम उनका स्वागत भी करते हैं। ऐसे सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के चुनावी रणनीति में हमारे नेतृत्व ने उन्हें यहां पर मध्य प्रदेश के चुनाव के काम को और ताकत देने के लिए यहां पर इस व्यवस्था में भेजा है। इससे पहले बीजेपी मध्य प्रदेश में प्रवासी विधायकों की तैनाती कर चुकी है, जिसके तहत अन्य राज्यों के बीजेपी विधायकों को 230 सीटों पर हफ्ते भर के लिए जनता की नब्ज टटोलने के लिए भेजा गया था। मध्य प्रदेश में सरकार बनाए रखने के लिए संगठन पर बीजेपी ने खासा जोर दिया। परसों ही केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को विधायकी का टिकट देकर सबको चौंकाया। उससे पहले सार्वजनिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान किया और शिवराज की बजाय पीएम मोदी के चेहरे पर दांव खेला। ये अलग अलग तस्वीरें पीएम मोदी के इस साल के मध्य प्रदेश दौरे की हैं, जब वो केंद्रीय परियोजनाओं और सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने देश के दिल मध्य प्रदेश पहुंचे। 2 दिन पहले ही पीएम मोदी भोपाल में आयोजित बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ में पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी उपस्थिति से कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया। और अब खबर आ रही कि 2 और 5 सितंबर को एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की धरती पर होंगे। वहीं परसों यानी 29 सितंबर को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महामंत्रियों की बैठक बुलाई है, जिसमें चुनावी राज्यों को लेकर चर्चा होगी। 5 राज्यों के महामंत्री एक प्रेजेंटेशन देंगे, जिनमें चुनाव की से जुड़ी तैयारी, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे वरिष्ठ नेताओं की सभाओं को लेकर मंथन होगा। तारीखों से पहले ही चुनावी तैयारियों को बीजेपी ने टॉप गियर में डाल दिया है, लेकिन सवाल बड़ा है, क्या 2018 के नतीजों को पलटकर बीजेपी अपने दम पर 2023 में नई कहानी लिख पाएगी? आपको बता दें कि रायबरेली से प्रियंका के चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच फूलपुर से चुनाव लड़ने की मांग उठी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रियंका के समर्थन में फूलपुर में पोस्टर भी लगाए हैं। ये देखिए, प्रियंका गांधी का ये पोस्टर लगाया गया है। फूलपुर वो लोकसभा क्षेत्र जहां से कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी चुनाव लड़ा था, जीते थे।